अगर क्लैट अपना डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर दे, अपना बार रेज़ कर दे, तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप हर तरीके से तैयार होंगे टू सॉल्व एनी डिफ़िकल्ट पैसेज दैट कैन पॉसिबली कम। इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, तो वहाँ पे क्या ट्रेंड शुरू हुआ, ऐसा अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है जो उन्होंने 1791 में लिखी है। Why was it happening? क्यों यंग वेमेन को हायर करना शुरू किया? नाउ लोरेल मिल गर्ल्स की तरह से इन गर्ल्स को पहचाना जाने लगा और ये लगभग 3 साल की एवरेज ड्यूरेशन के लिए एम्प्लॉयड रहती थी। हाई माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। सो वी हैव येट अनदर एक्साइटिंग सीरीज ऑफ द नेक्सस बैच विच इज नेक्सस मास्टरी, राइट? अब इसमें हम इंग्लिश में क्या करने वाले हैं? इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम इंग्लिश के ऐसे पैसेजेस करेंगे जिसमें ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे, राइट? जहाँ पर चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे 2 चॉइसेस में बहुत कन्फ्यूजन होगा, और ऐसे आरसीज करेंगे जो आपको होलसम एक्सपोजर देंगे, राइट? सो वी आर गोइंग टू पिक अप सम वेरी एक्साइटिंग, चैलेंजिंग, डिफिकल्ट सेट्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और जितने भी क्वेश्चंस हम इस सीरीज में करेंगे यूजुअली पीवाईक्यूज नहीं होंगे, राइट? हम इन जनरल काम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे कि अगर क्लैट अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दे, अपना बार रेज कर दे, तो इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप हर तरीके से तैयार होंगे टू सॉल्व एनी डिफिकल्ट पैसेज दैट कैन पॉसिबली कम। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? आपसे एक सिंपल सी एक्सपेक्टेशन है कि क्लास को हमेशा एक मूवी की तरह मत देखिए, राइट? कि एक वीडियो चल रहा है और आप देख रहे हो उसको। आप पैरेलली पैसेज को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट? इससे क्या होगा? इससे जो आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो भी इंक्रीज होता है, जो आपकी लर्निंग है वो होलसम होती है, राइट? जो टीचर मतलब मैं जो आपको क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल समझाना चाह रही हूँ और चॉइसेस को कैसे मैनेज करना है, कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है, वो सिखाना चाह रही हूँ। तो अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, समझेंगे, तो उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, ठीक है जी? सो आई होप टू सी यू डूइंग वेरी वेल इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस विच आर टेस्टेड इन द इंग्लिश सेक्शन. So with this amazing thought, let's start with this another exciting journey of the CLAT Nexus Mastery 2025 batch. You know me, my name is Juhi Narula. So let's start reading this passage. इसके बाद एक ही पैसेज में बहुत सारे सवाल हैं, राइट? इसमें बहुत वेरिएशन है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है सॉल्व करके. सो लेट्स बिगिन, राइट? नो थ्योरी, क्योंकि प्रीवियस नेक्सस सीरीज में हमने बहुत थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करा है ना. तो आज हमारा फोकस इस सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे है, ताकि हम प्रोडक्टिव तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें एंड वी कैन कम टू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरिएशंस दैट कैन बी पॉसिबली सीन, एंड वी शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी डिफिकल्टी लेवल दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन क्लैट. अब मैं क्या कर रही हूँ? आई एम स्टेपिंग असाइड, विच यू कैन सी आई एम नॉट ऑन द स्क्रीन, राइट? इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. मैं आपका व्यू नहीं ब्लॉक कर रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, राइट? मैं इसको इसी तरीके से सेशन को क्रिएट कर रही हूँ ताकि आप पैरेलली रीड कर सकें, और जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे हम आएंगे तो आप एक अच्छी कंफर्टेबल प्लेस में हो टू आंसर दोज क्वेश्चंस. ओके, सो आई एम श्योर आपने ये पैराग्राफ रीड कर लिया है. इन केस आप मिस कर गए थे तो इसको आप रीड कर सकते हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. In his 1791 report on manufacturers, Alexander Hamilton, so here the name is Hamilton, singled out women and children as source of cheap labor in his quest to develop industry in the fledgling United States. राइट? तो 1791 में एक रिपोर्ट आई थी. किसकी रिपोर्ट थी? अलेक्जेंडर हैमिल्टन की. और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि विमेन और चिल्ड्रन को चीप लेबर का सोर्स माना जाता था, एंड दिस वाज द ट्रेंड विच वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द फ्लेजलिंग मतलब न्यू, ठीक है, इमर्जिंग. तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा था?
इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। तो वहाँ पे क्या ट्रेंड शुरू हुआ, ऐसा अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, जो उन्होंने 1791 में लिखी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक नई प्रैक्टिस या ट्रेंड शुरू हुआ जहाँ पे जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए विमेन और चिल्ड्रन को हायर करना शुरू कर दिया गया, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड cheap labor, right? So that's the idea. Some 30 years later, तो 30 साल बाद क्या हो रहा है, what is happening 30 years later? तो आपसे पूछें कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन को क्यों मेंशन किया गया, to tell that what was the trend that was emerging. अब उसके बाद पूछा कि 30 साल बाद क्या हो रहा है, तो let's come to the sentence and explore कि the textile mills, तो textile मतलब कपड़े की mills, factories of New England, particularly those in Lowell, Massachusetts. तो ये एक जगह का नाम है, राइट? तो आप घबरा मत जाना, ये क्या नया सा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा. इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है? इट इज़ अ नाउन, एक जगह का नाम है. तो जो टेक्सटाइल मिल्स थी न्यू इंग्लैंड की, स्पेशली जो लोलेल मैसाचुसेट्स में थी, उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू करी. क्या प्रैक्टिस थी? ऑफ हायरिंग यंग वेमेन. तो वो प्रैक्टिस क्या थी? टू हायर यंग वेमेन फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स. तो आसपास के गांवों से यंग लड़कियों को हायर करना शुरू करा, राइट? viewing them as both more obliging and less expensive. So what was the practice that began? एक तो ये सवाल बन सकता है, right? And why was it happening? क्यों young women को hire करना शुरू किया? Because they were more obliging and less expensive. यानी कि सस्ती पड़ती थी और ज़्यादा obliging थी. टू हायर देन मैन, तो मैन के कंपैरिजन में सस्ता सोर्स ऑफ लेबर था, ऑब्लाइजिंग ज़्यादा थी. तो और बढ़िया बात है, ऑब्लाइजिंग मतलब बात मानती थी, आवाज़ नहीं उठाती थी. दैट्स वॉट यू कैन मीन. Not least because the women were expected to stop working once they got married. तो अब आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस है, राइट? आपको हमेशा जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करना है. जैसे हमने शुरू में कहा था कि मैपिंग ज़रूर करिए, राइट? कुछ क्रैच पेपर वर्क करते रहिए, सोचते रहिए कि जब भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है. स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए रिविजिट करिए, जनरल के लिए वापस नहीं आना. तो इस केस में हम समझ गए कि अच्छा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन की एक रिपोर्ट आई, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से ईयर में आई, किसने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट का नाम क्या था, रिपोर्ट में क्या मेंशन था, 30 इयर्स लेटर ट्रेंड कहाँ पे शुरू हुआ. अच्छा, टेक्सटाइल मिल्स में शुरू हुआ ऑफ न्यू इंग्लैंड. कौन सी जगह थी? लोलेल मैसाचुसेट्स थी. क्या ट्रेंड था? टू हायर यंग वेमेन. क्यों हायर कर रहे थे? बिकॉज दे वर मोर ऑब्लाइजिंग एंड लेस एक्सपेंसिव. तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन फॉर्म में पैसेज को पढ़ोगे ना, तो पैसेज आपकी मुट्ठी में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, राइट? अब आपको हो सकता है एक पॉइंट पे नहीं याद रहे कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन क्या कह रहे थे, पर जब आपने मैपिंग करी तो आप रिविजिट कर सकते हो, राइट? तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो हम रिविजिट कर सकते हैं. आर वी इन अ सिचुएशन वेयर टू गो बैक, बिकॉज दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है? So now let's read further. चलिए, सो नोन एज लोलेल मिल गर्ल्स. तो ये जो विमेन जिनको हायर करा जा रहा था, यंग लड़कियों को, इनको कैसे बोला जा रहा था? इनको बोला जा रहा था लोलेल मिल गर्ल्स. The young female factory workers tended to remain unemployed on an average for 3 years. तो ये कितने टाइम के लिए एम्प्लॉयड रहती थी? जो इनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड था वो था 3 ईयर्स. अब आपसे क्वेश्चन पूछें कि ये जो लोलेल मिल वर्कर्स थी, ये कितने टाइम के लिए एम्प्लॉयड रहती थी? 3 साल के लिए, राइट? तो इस तरीके से क्वेश्चन सोचते जाइए. और पिछले क्लैट में जो हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, उसमें कई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए. जैसे टेक्स्ट में मेंशन था कि ग्रेटेस्ट शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो आपसे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, और क्वेश्चन पूछा गया हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट, पर शेक्सपियर उठाना था और क्वेश्चन को आंसर करना था. तो हम ऐसे बिल्कुल कह नहीं सकते कि इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आ रहे, क्योंकि पिछली बार क्लैट में इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आए, राइट? सो नाउ लोलेल मिल गर्ल्स की तरह से इन गर्ल्स को पहचाना जाने लगा, और ये लगभग 3 साल की एवरेज ड्यूरेशन के लिए एम्प्लॉयड रहती थी. Meanwhile, to allay fear, families had of allowing their daughters to live away from home. तो अब क्योंकि पहली बार ऐसा ये ट्रेंड यही शो करता है कि विमेन नई प्रैक्टिस थी, इससे पहले विमेन को नहीं हायर किया जा रहा था. तो जो परिवार के मन में शंका थी उसको हटाने के लिए, राइट, उसको कम करने के लिए कि उनकी बेटियां घर से दूर रहेंगी पहली बार, तो वो जो फियर था फैमिलीज का, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना शुरू किया मिल ओनर्स ने. तो मिल ओनर्स ने क्या किया? फियर को ओवरकम करने के लिए मिल ओनर्स ने क्या प्रोवाइड किया?
तो डॉर्मेट्री स्टाइल हाउसिंग प्रोवाइड करी, राइट। उसके बाद जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स थे, रिप्लीट विद स्ट्रिक्ट रूल्स मतलब वहाँ पे कड़े नियम कानून थे, राइट, बंदिशें थी। एंड कल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अ मैगजीन कॉल लोलल ऑफरिंग्स। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्योंकि फैमिलीज को फियर था दैट द गर्ल्स आर गोइंग टू लिव अवे फ्रॉम होम, सो व्हाट वाज ऑफर्ड बाय द मिल ओनर्स, एंड यू कैन कम एंड गेट द आंसर कि अच्छा दे, अब आपके पास हो सकता है कि ये चॉइस बोले कि डॉर्मेट्री स्टाइल था, दैट कैन बी द राइट आंसर। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि विच वाज द फॉलोइंग विच वाज ऑफर्ड बाय मिल ओनर्स टू द लोलल मिल गर्ल्स एक्सेप्ट, मतलब क्या नहीं प्रोवाइड किया गया। तो आपको ऑप्शंस में ऐसा हो सकता है कि दिखे कि डॉर्मेट्री स्टाइल हाउसिंग तो वो तो प्रोवाइड कर रहे थे, स्ट्रिक्ट रूल्स थे वो भी था पॉइंटर, राइट, और एक मैगजीन प्रोवाइड कर रहे थे लोलल ऑफरिंग्स, और फोर्थ कह दे एक हेल्दी डाइट या न्यूट्रिशियस फूड, वो चॉइस में नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रोवाइडेड बाय द मिल ओनर्स एक्सेप्ट, so you have to pick a statement which was not offered by the mill owners। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ट्रिक करेगा और आपको प्रिपेयर्ड रहना है टू हैंडल दीज क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली एंड केयरफुली। Nonetheless, working conditions were anything but ideal, मतलब working conditions खराब थी। So when we talk about this sentence, nonetheless conditions were anything but ideal, मतलब conditions were not good, ठीक है। और लोलल मिल वर्कर्स रोट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, तो कई वर्कर्स ने अपना एक्सपीरियंस भी लिखा इस बारे में। चलिए अब आगे पढ़िए। जैसे मैं आपको एक्टिव रीडिंग करके दिखा रही हूँ, राइट, कि सोचते जाओ किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, राइट, उसी तरीके से आपको भी एक्टिव रीडिंग करनी है, इन्वॉल्व रहना है, राइट। ऐसे सुपरफिशियल रीडिंग करेंगे तो बोर्डम आएगा, बोर्डम आएगा तो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी तो क्वेश्चन सही नहीं होंगे, क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो स्कोर नहीं आएगा, है ना। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट है। तो जो पहला स्टेप है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एस करने का, उसका यही पॉइंट है कि भैया जो तुम्हारी पैसेज में जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी पकड़ मजबूत हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो, तुम्हारा टोटल कंट्रोल हो। चलिए अब इसको रीड करना शुरू करते हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए आप वीडियो पॉज कर लेना, राइट, नहीं तो यू कैन जस्ट गेट अलोंग। मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर द रैंक ऑफ लोलल मिल गर्ल्स वॉज द मेल वर्कर्स। तो पहले ही उनके लिए प्रीवियस पैराग्राफ ने बोला कि सिचुएशन बहुत बढ़िया नहीं थी, राइट, कंडीशंस वर नॉट आइडियल। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्थिति को और खराब करने के लिए, तो आपसे पूछे कि हाउ वर द मैटर्स बिकमिंग वर्स फॉर द लोलल मिल गर्ल्स, was that male workers already threatened by machines that replace the work of skilled craftsmen with that of unskilled hirelings often viewed female laborers as dealing another blow to the men's status। तो हुआ क्या कि जो मेल वर्कर्स थे उन वो पहले ही घबराए हुए थे। तो ऑथर कह रहा है कि क्योंकि मशीन्स आ गई तो उनको ऐसा लगा, और ऐसा हुआ भी, कि जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, राइट, जो बढ़िया कारीगर थे, उनको रिप्लेस कर दिया मशीन्स ने। तो उनको मशीनों से ही बड़ा डर लग रहा था, उनको लग रहा था कि उनका जो स्टेटस है, पोजीशन है, वो अब जा रही है, और अनस्किल्ड लोग जो मशीनों पे काम कर रहे हैं वो उनकी जगह ले रहे हैं। और फीमेल वर्कर्स आई तो उनको लगा ये तो एक और बड़ा उनके ऊपर आघात हो गया, राइट। सो दैट्स व्हाट दे थॉट अबाउट। तो मेन का क्या पर्सपेक्टिव था, राइट, तो मेल वर्कर्स का क्या थॉट था। सो मेंस रिस्पॉन्स क्या था, वो ये था कि उनको तो देवर थ्रेटन मतलब उनको मशीनों से डर लग रहा था, पहले ही घबराए हुए थे, खतरा लग रही थी, और अब फीमेल वर्कर्स आ गई, सो दैट वाज अनदर ब्लो टू देयर स्टेटस। कॉन्सिक्वेंटली, तो कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट। तो मैंने आपको शुरू में, अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो मैंने कई बार बोला है कि इस तरह के ट्रांजिशन वर्ड्स, बट, येट, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट, इसको लेकर आपको केयरफुल रहना है, राइट, क्योंकि ये वर्ड से आपको पता चलता है कि डिस्कशन कैसे आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली व्हेन द फर्स्ट यूनियन वर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीजिंग वर्कर पे एंड स्टेटस, द मेन फॉर्मिंग देम टिपिकली एक्सक्लूडेड विमेन। तो क्योंकि मेन तो घबराए हुए थे, राइट, उनको तो लग रहा था दिस इज अनदर ब्लो टू देयर स्टेटस, तो उन्होंने जब पहली यूनियन बनाई तो उन्होंने विमेन को इंक्लूड ही नहीं करा। और यूनियन क्यों बनाई, सो व्हेन द फर्स्ट यूनियन वाज फॉर्म्ड, राइट, विमेन वर नॉट अ पार्ट, राइट, विमेन वर एक्सक्लूडेड, विमेन एक्सक्लूडेड, राइट, उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई, उन्हें यूनियन का पार्ट नहीं बनाया गया। और यूनियन को बनाने का रीजन क्या था, आपसे पूछे कि फर्स्ट यूनियन क्यों बनी, बिकॉज इट वाज इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीजिंग वर्कर पे एंड स्टेटस, राइट। सो हियर यू कैन गेट योर आंसर, तो विमेन वर टिपिकली एक्सक्लूडेड।
डिस्पाइट दैट विमेन वर जस्ट एज ईगर एज वर मेन टू ज्वाइन द न्यूली हैश्ड मतलब फॉर्म्ड, क्रिएटेड। ठीक है, अब यहाँ पर फिर ट्रांजिशन आया, डिस्पाइट, इसके बावजूद कि विमेन को हिस्सा नहीं बनाया गया पहली यूनियन का, इसके बावजूद विमेन का क्या टेक था कि विमेन वर इंटरेस्टेड, राइट, दे वर जस्ट एज ईगर एज वर मेन टू ज्वाइन द न्यूली हैश्ड अमेरिकन लेबर मूवमेंट, तो वो उत्सुक थी, राइट। तो विमेन का क्या टेक है अभी, दे वर ईगर टू ज्वाइन द मूवमेंट। ठीक है, चलिए, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। So the Lowell women's discontent soon manifested itself in work stoppages and other protests. क्योंकि वो disappointed तो थी, वो भी dissatisfied थी, right, वो भी खुश नहीं थी, तो उसकी वजह से जब वो भी मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहती थी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि क्योंकि उनका जो डिसकंटेंटमेंट था उससे क्या हुआ, वर्क स्टॉपेजेस यानी कि काम रुकना शुरू हो गया और अलग तरह की प्रोटेस्ट शुरू हो गई। तो विमेन के डिसकंटेंट का आउटपुट क्या था, ठीक है, वर्क स्टॉपेजेस होने लग गए, प्रोटेस्ट होने लग गई। और जो पहली प्रोटेस्ट हुई, फीमेल वर्कर्स ने जो पहली प्रोटेस्ट करी वो 1820 में करी, और 1844 में आगे क्या हुआ कि विमेन वेंट सो फार, 1844 तो 1820 में 20 से प्रोटेस्ट होनी शुरू हुई, 1844 पे उन्होंने पहली एक एसोसिएशन बना ली और उस एसोसिएशन का नाम रख दिया लोलेल फीमेल लेबर रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसको LFLRA का एक्रोनिम दिया गया है, लेड बाय द आउटस्पोकन सारा बेगली। तो आउटस्पोकन होते हैं जो आगे चल के अपनी बात बोलते हैं, राइट, जो बोलने में तेज होते हैं। तो किसने लीड किया इसको, सारा बेगली ने। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि LFLRA कौन सी ईयर में बनी थी, इसको लीड किसने किया था, राइट, और प्रोटेस्ट शुरू कब से हुई, what was the next set of the protest, when was the union formed, you know where to go back and get the answer, right? So before the Massachusetts legislature, the women railed against railed मतलब complaint करी, उन्होंने अपना मुद्दा उठाया, आवाज उठाई, right, complaint करी, right? So new rules that forced them to tend more machines at the faster rates, requirements that they asserted were dangerous and unhealthy. तो उनके issues क्या थे वो यहाँ पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस पॉइंटर्स को लेकर विमेन ने कंप्लेंट रेज करी इन फ्रंट ऑफ मैसाचुसेट्स लेजिस्लेचर, राइट, तो आप बोल दोगे कि अच्छा कि आप उनको फास्टर रेट पे मशीन्स पे काम करना पड़ रहा था, और वो जो रिक्वायरमेंट थी वो डेंजरस और उनके लिए अनहेल्दी थी, राइट। सो देयर रिमॉन्स्ट्रेशंस, क्योंकि उनके ग्रीवांसेस थे, ठीक है, उनकी जो परेशानियां थी, जो उनकी कंप्लेंट्स थी, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉम्प्टेड द लेजिस्लेचर। तो प्रॉम्प्टेड मतलब उसकी वजह से लेजिस्लेचर्स ने इस मुद्दे पर इन्वेस्टिगेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो आपसे पूछे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री क्या हुआ था, ठीक है। सो क्या इश्यूज थे यहाँ पर लिखा है, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री में what happened was कि the issues of the legislature investigated on the issues of worker safety and health. तो what it ultimately led to, protest का outcome क्या हुआ कि पहली बार इन मुद्दों पर investigate किया मैसाचुसेट्स legislature ने, right? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, let's read this. सो दो देयर पेटिशन वॉज डिनाइड, यानी कि उनकी याचिका को, पेटिशन क्या हो गई, याचिका, राइट, तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, डिनाइड मतलब रिजेक्टेड। द विमेन वर अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड मतलब हार नहीं मानी उन्होंने, राइट, अनडॉन्टेड मतलब अपनी पोजीशन पे डटी रही, कायम रही, उन्होंने हार नहीं स्वीकार करी, राइट। सो अनडॉन्टेड वुड, व्हाट वुड दैट वर्ड मीन्स, this word would mean women did not give up, ठीक है। soon after the LFLRA partnered with the New England Working Men Association,
तो अब उसके बाद क्या हुआ कि LFLRA ने क्या किया, पार्टनर किया, पार्टनर मतलब एसोसिएशन बनाई विद न्यू इंग्लैंड वर्किंग मैन एसोसिएशन, और उन्होंने एक प्रो लेबर यानी कि जो लेबर थी, वर्किंग क्लास थी, उसके फेवर में एक न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम था वॉइस ऑफ इंडस्ट्री। राइट, तो आपसे पूछे कि क्या नाम था पेपर का, सो यू कैन से वॉइस ऑफ इंडस्ट्री। तो ये जो दोनों यूनियंस थी, इन्होंने इस मीडियम को, इस न्यूज़पेपर को यूज किया टू डिक्राई, मतलब कौन से मुद्दे उठाए, अगेन द लिस्ट ऑफ इश्यूज हैव कम, राइट। 13 to 14 आवर्स वर्किंग डेज थे, क्रैम्ड कंडीशन थी मतलब घुटन वाली स्थितियां थी, अनहेल्दी एयर थी, लिमिटेड फिजिकल एक्सरसाइज, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन अमंग अदर इश्यूज। तो कौन कौन से मुद्दों पर उन्होंने इश्यूज रेज करे, राइट। टुगेदर दे पेटिशनड, तो पेटिशन मतलब उन्होंने मिलकर, टुगेदर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस LFLRA और न्यू इंग्लैंड वर्किंग मैन एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया, याचिका दायर करी मैसाचुसेट्स लेजिस्लेचर पे टू रिड्यूस द फैक्ट्री वर्क डेज। तो उन्होंने क्या, उनका क्या आस्क था कि जो उनका वर्क डेज हैं, वो जो पहले कहते कि 13-14 घंटा काम करा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसको स्टेट वाइड 10 घंटे कर दिया जाए, राइट। चलिए, सो नाउ लेट्स रीड फर्दर। सो थ्रू दिस क्रूसेड, क्रूसेड मतलब ये जो लड़ाई थी, न्यू इंग्लैंड women began to move beyond their traditional narrowly defined family roles। तो जो उनके रोल्स थे कि बस women can only be a part of the house, उस रोल को वो त्याग के आगे बढ़ी और उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन पब्लिकल और पॉलिटिकल काम में दिखाया। एज सच LFLRA मेड प्रोग्रेस, तो ये जो यूनियन बनी थी इसने इन टोटलिटी प्रोग्रेस दिखाई, नॉट ओनली फॉर वर्किंग पीपल बट ऑल्सो फॉर women इन जनरल। सो ये बेसिकली एक ऑथर ने एक तरीके का कंक्लूजन बोल दिया कि एंड में क्या हुआ कि वेमेन ने अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई किया एंड दे मूव्ड बियॉन्ड द ट्रेडिशनल रोल्स, कि भाई तो वेमेन तो सिर्फ घर संभाल सकती है, उस वाली इमेज को तोड़ते हुए पब्लिक और पॉलिटिकल रोल्स में पार्टिसिपेट किया। और इस तरह के पार्टिसिपेशन से उन्होंने सबके लिए, नॉट ओनली फॉर वेमेन बट फॉर एवरीबडी, क्रिएटेड बेटर वर्किंग कंडीशंस, राइट। तो चलिए फिर बस, अब हमने पैसेज पढ़ लिया है तो हम पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल स्टेप असाइड, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लोलेल मिल गर्ल्स ऑब्जेक्टेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसको हम हटा देते हैं, ये एक टाइपो है, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पैराग्राफ को रिविजिट करना चाहिए। तो किस मुद्दे पे लोलेल मिल गर्ल्स ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, तो रिप्लेसमेंट ऑफ देयर रैंक्स विद लेस स्किल्ड लोअर पेड वर्कर्स, ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं था कि उनकी रैंक्स को कम किया जा रहा है, तो इसको हम पॉसिबली कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इस मुद्दे पे उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई थी, राइट। दूसरा है इनएडिक्वेट रूम इन विच टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, तो ये वाले आंसर चॉइसेस जो इश्यूज की जहाँ पे बात हुई थी, आप रिविजिट करके अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि वेदर दीज इश्यूज वर डिस्कस। तो यहाँ पे आपने इश्यूज लिख रखे हैं, आपने मैपिंग कर रखी है, आपको पता है कहाँ पे रिविजिट करना है। तो इन्होंने बोला था कि 13 से 14 वर्किंग डेज थे, इस पे कंप्लेन थी। क्रैम्ड कंडीशंस, तो ये वाली जो चॉइस है ना, क्रैम्ड कंडीशंस, इसका मतलब यही होता है कि घुटन वाली जगह, राइट। तो उसी को ऑथर ने दूसरे शब्दों में लिखा है कि इनएडिक्वेट रूम था, तो इसका तो डिस्कशन हुआ है। क्रैम्ड कंडीशंस मींस जो जगह है वो पूरी नहीं है, राइट, वो ठसी ठसी सी है, राइट। इन विच टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड इंक्रीज वर्कलोड, तो वो बोल ही रहे हैं कि 13-14 घंटे काम करा रहे हैं। और अनहेल्दी एयर का भी पॉइंट बोला है, अनहेल्दी एयर मतलब टॉक्सिक एयर। तो बस इसी का ध्यान रखिएगा कि एज इट इज वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, थोड़ा सा उन्हीं आइडियाज को दूसरे वर्ड्स में पैराफ्रेज कर देंगे। बट अगर आप रिविजिट करोगे तो BCD का डिस्कशन हुआ है जिसको लेकर लोलेल मिल गर्ल्स ने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, पर इस मुद्दे का कोई डिस्कशन नहीं हुआ और वही हमारा आंसर चाहता है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट चॉइस? करेक्ट चॉइस विल बी ए, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
अच्छे से पढ़िए सवाल को, अगर आपको कहीं ज़रूरत लगती है तो आप ज़रूर रिविज़िट करिए, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, ये यूजुअली हमारे दिमाग की लिमिटेशन है। अगर रिविज़िट करने से हमारा आंसर वेरीफ़ाई होता है तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, और इसको लेकर कभी भी ऐसा नहीं फ़ील करना चाहिए कि मेरे को तो सब कुछ ही याद हो जाए और मैं वापस क्यों जा रहा हूँ। पूरे जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जो पूरे पैसेज पे बेस्ड हैं, उसके लिए वापस मत जाइए, बट स्पेसिफ़िक के लिए कोई दिक्कत नहीं है वापस जाने की, कोई दुविधा नहीं है। राइट, इसमें कोई भी डाउट मत रखिए। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज, तो पैसेज के बेसिस पे आप क्या लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन का जो नेचर हो गया वो एक तरीके से इन्फ्रेंस का हो गया कि आप पैसेज के बेसिस पे क्या निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग द यंग मैरिड वुमेन इन 1820 मैसाचुसेट्स। तो 1820वीं सदी में जो यंग मैरिड वुमेन थी, जो मैसाचुसेट्स में थी, उनके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। डिड नॉट वॉन्ट करियर्स दैट इंटरफियर्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली लाइफ। ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि वो अपने करियर और फैमिली लाइफ के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाह रही थी, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। had fewer educational opportunities than did women of the succeeding generation। तो आने वाली generations के पास कितनी educational opportunity थी और इनके पास कितनी थी। educational opportunity का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ पैसेज पे, तो हम बी को भी पिक नहीं कर सकते। अब हमारे पास सी चॉइस आती है, had the conditional support of their families for work that required the women to live away from home। हाँ, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आप शुरू में देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि जब यंग ये नई प्रैक्टिस शुरू हुई टू हायर यंग वुमेन, तो उनकी फैमिलीज थोड़ी सी स्केर्ड थी कि कैसे उनकी बच्चियां दूर रहेंगी, राइट? तो फिर उनके फियर को ओवरकम करने के लिए क्या शुरू हुआ, मिल ओनर्स ने कुछ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना शुरू किया, राइट? तो ये देखिए, टू एले फियर फैमिलीज हैड ऑफ अलाउिंग देयर डॉटर्स टू लिव अवे फ्रॉम होम। तो इस फियर को दूर करने के लिए मिल ओनर्स ने कंडीशन प्रोवाइड करी, एंड दैट्स हाउ दे कुड take the women to their factories to work, राइट? तो कंडीशनल सपोर्ट वाला पॉइंट आप इसके बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? तो हम सी को रखेंगे। डी पर आते हैं, वर एज नॉट एज स्किल्ड एज वर द मेजोरिटी ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट्स। कहीं भी पैराग्राफ में ऐसा नहीं लिखा गया कि वो सक्षम नहीं थे जितने मेल वर्कर्स थे, राइट? तो इसको मैंने आपको जब आपने अगर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की क्लास देखी है तो मैंने उसमें एक टूल बताया था कि अगर कहीं कंपैरिजन हो रहा हो तो देखिए कि एक्चुअल कंपैरिजन हुआ है, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए एक ट्रैप चॉइस क्रिएट की गई है। तो इज एक्चुअली अ ट्रैप चॉइस, बिकॉज कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि मेल वर्कर्स वर बेटर skilled as compared to females. No such comparison has been done, so that's a trap choice. Always when you get a comparative statement, be careful, that's how the author can trick you. ठीक है, चलिए let's come to the next question. Please try this. So the word remonstrations as it is used in the passage most nearly means, तो इसको हम क्या बोलते हैं, vocabulary in context, यानी कि contextual usage में word का क्या मतलब है, राइट? सो आप जाओगे और जहाँ पे वर्ड का यूसेज है आप उस सेंटेंस को ज़रूर पढ़ोगे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं ना कहीं बिना सेंटेंस को पढ़े क्वेश्चन को आंसर कर दो, ये वाली गड़बड़ आप मत करना, बिकॉज अगर आप ऐसे गड़बड़ करोगे ना तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि आप कंफ्यूजन में फंस सकते हो, दो चॉइसेस आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, एंड दैट समथिंग विच वी वुड नॉट वांट, राइट? तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कौन सी सिचुएशन को नहीं चाहते, ये तो पता हो, हमें एक ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए जिसमें हम दो चॉइसेस में कंफ्यूज हो, राइट? या अननेसेसरीली मैं गलत आंसर चॉइस मार्क कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? ये हम नहीं चाहते, तो इसी को अगर हमें अवॉइड करना है, सो वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू बी केयरफुल, राइट? तो अब हमारे पास हम चले गए सेंटेंस पे, ठीक है? सो इफ वी गो टू द ऑप्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं था, उनकी कंप्लेंट्स थी या ग्रीवांसेस थे, ठीक है? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चॉइस हमारे सामने से हट जाएगी। अटरेंस इज टू स्पीक, तो अटर करना होता है बोलना, तो ये बोलना नहीं था, ये कंप्लेन रेज करना था। वेक्सेशन होता है फ्रस्ट्रेशन होना, राइट? तो ये भी आप नहीं कह सकते, तो जो करेक्ट चॉइस है वो मैच करती है, वो ग्रीवांसेस है कि जो उनके मुद्दे थे, जो उन्होंने इशू रेज किया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस।
So the reference to Alexander Hamilton's writing serves primarily to, तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन का डिस्कशन क्यों किया गया है, तो ये स्पेसिफिक पर्पस का क्वेश्चन है, राइट, कि ये मुद्दा क्यों उठाया गया है। तो अब अगर आप पैसेज पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल चले जाइए। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन का जिक्र बिल्कुल शुरू में किया गया था पैसेज में, राइट, जहाँ पे उन्होंने कहा कि एक ट्रेंड शुरू हुआ था टू हायर यंग विमेन, और सब 30 साल बाद लोलेल का एग्जाम्पल दे के कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था। सो इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट हाउ अ ट्रेंड बिगेन, राइट। आप स्पेसिफिकली रिविजिट कर सकते हैं स्टेटमेंट को। इन हिज 1791 रिपोर्ट ऑन मैन्युफैक्चरर्स, एलेक्जेंडर हैमिल्टन सिंगल्ड आउट women and children as a source of cheap labor in his quest to develop industry in the fledgling United States। और फिर 30 साल बाद टेक्सटाइल मिल ऑफ न्यू इंग्लैंड में ऐसी प्रैक्टिस बिगन हो गई where they were hiring young women, right? So now let's come and take a look at the options that we have. So the trace the origin of the hiring practice, yes, how did it all started? So that is mentioned in Alexander ka report. We can keep this. Establish that men were becoming an economic drain। पहले सेंटेंस से आप ये कहाँ से पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक ड्रेन बन रहे थे। ड्रेन मतलब वेस्ट बन रहे थे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा पैसेज में कि men were becoming economic drain। No, we cannot say this, right? Emphasize the importance of women to the economic success of United States। वो तो सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री में LFLRA वाली women की बात कर रहे हैं। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स पे क्या इम्पैक्ट हुए, बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, और अलेक्जेंडर हैमिल्टन का ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं था, राइट। तो ये चॉइस भी एलिमिनेट हो गई। वॉर्न ऑफ द डेंजर्स ऑफ ल्यूरिंग विमेन फ्रॉम देयर होम्स टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, कोई डेंजर की बात करी नहीं है। मतलब डेंजर क्या है कि विमेन को आप बुला रहे हो, विमेन ने एक्चुअली फील्ड पे क्या डेंजर्स देखे या क्या चैलेंजेस थे उसके बारे में बात हुई है। तो जब आप अलेक्जेंडर हैमिल्टन वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप क्लियरली डी को भी आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। सो विच इज द बेस्ट चॉइस? ए, बिकॉज दे वर एक्चुअली हायरिंग। How did this trend get started? This was earlier mentioned in this report by Alexander Hamilton, and this trend came into actual existence, or it was also, you know, becoming prominent after 30 years in Lowell, Massachusetts, right? Let's come to the next question. Let's see this. दिस इज अ प्राइमरी पर्पस क्वेश्चन। मतलब जो पहला था वो स्पेसिफिक पर्पस था कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन का जिक्र क्यों किया, और ये है ये पूरा पैसेज क्यों लिखा। तो दोनों क्वेश्चंस के नेचर में अंतर है, राइट, गोल डिफरेंट है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ खिचड़ी ऑफ बोथ दीज पॉइंटर्स। तो पहला स्पेसिफिक पर्पस का क्वेश्चन था जो आपने किया, ये प्राइमरी पर्पस का है। तो इस पूरे पैसेज में मैंने यही अटेम्प्ट किया है कि आपको पॉसिबली हर तरीके के क्वेश्चन का एक्सपोजर मिल जाए, राइट, सो दैट यू कैन गेट क्लैरिटी हाउ द क्वेश्चंस कैन लुक लाइक एंड यू कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, राइट। सो प्राइमरी पर्पज इज व्हाई द ऑथर हैज रिटन द एंटायर पैसेज, दैट्स द इंटेंट ऑफ राइटिंग क्या है, राइट। तो चलो हम ऑप्शंस देखते हैं। डिस्कस सेवरल रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी की फेलियर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इररेलेवेंट है। Praise a group of protesters who eliminated unfair labor practices and reduced working hours for all workers। ये एक convincing choice है, इसको हम रखेंगे। क्रिटिसाइज बिजनेस ओनर्स, तो बिजनेस ओनर्स को तो कहीं उसने डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया, तो ये चॉइस भी एलिमिनेट हो जाती है, इजी एलिमिनेशन है। अब डी पर आते हैं। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ अ मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दोज अफेक्टेड बाय इट। तो देखिए अगर आप बी और डी में कंपेयर करेंगे तो डी एक बेटर आंसर है, क्योंकि एक होलिस्टिक आंसर है। तो पूरा पैसेज में सिर्फ ये तो बात नहीं हुई कि प्रोटेस्ट हुए, कहाँ से कहानी शुरू हुई कि भाई ये विमेन को हायर करना शुरू किया, फिर फैमिलीज के फियर को ओवरकम करने के लिए क्या किया, फिर मेन कैसे थ्रेटन्ड फील कर रहे थे, मेन ने विमेन को अपनी इनिशियल यूनियन का पार्ट नहीं बनाया, बट विमेन वर अनडॉन्टेड, उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली। तो कैसे इस पूरी प्रोग्रेस हुई ऑफ दीज विमेन ऑफ लोलेल मिल्स, राइट। तो पूरी जर्नी को बताया गया, राइट, एंड अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट क्या था उसको डिस्कस किया। सो इट्स अबाउट द एंटायर जर्नी। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि प्रेज, और एक्चुअली कहीं डेलिबरेट प्रेज भी नहीं है, राइट, कोई तारीफ, कहीं एक्सप्लिसिट तारीफ भी नहीं, इट्स मोर अबाउट द journey and the growth discussed rather than explicitly praising. So between B and D, which is a better answer? Definitely D. ठीक है, चलिए now let's come to the next question. Let's try this.
चलिए, सो नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन आइडिया। तो प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, प्राइमरी पर्पस का। प्राइमरी पर्पस मतलब व्हाई द ऑथर हैज रिटन द पैसेज, दिस इज मेन आइडिया मतलब व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट। ठीक है, so women employed by New England textile mill succeeded in filling jobs previously held by women। ये पूरा मकसद थोड़ी था, उसमें तो बहुत बातें करी हैं कि वर्किंग कंडीशंस बेटर करी और लेजिस्लेचर लेकर आए, राइट, ग्रोथ कैसे हुई। सो दिस इज अ वेरी वीक आंसर, और ऐसे सक्सीडेड नहीं है मतलब विमेन को हायर करना शुरू कर दिया था, पर ऐसा कहीं पैसेज नहीं बोलता कि मेन तो बिल्कुल ही आउट हो गए थे गेम से। Male and female industry workers, despite some early differences, benefited equally from Massachusetts legislation। ये भी एक tempting choice है, तो रख लेते हैं। New England factory workers, discontent with their unfulfilling industry careers, wrote successfully। पूरा पैसेज देखिए, उन्होंने कहा है कि वो एक मैगजीन लेकर आए थे जिसमें वो इश्यूज उठा रहे थे, पर पूरा पैराग्राफ इसलिए थोड़ी लिखा गया कि वो बहुत बढ़िया लिख रहे थे, राइट। अंडरस्टैंड दिस हाउ वीक इट इज एन आंसर, क्योंकि आपको एक होलसम आंसर चाहिए, राइट। सो सी गोज आउट। D as female Massachusetts textile workers overcame early obstacles to help enact labor laws benefiting both women and workers in general। तो अगर आप देखेंगे, जैसा मैं आपको बोल रही हूँ कि इट इज़ अ जर्नी ऑफ लोलल मिल गर्ल्स, और वो वाला एस्पेक्ट कंसिडर करना ज़रूरी है जो बी नहीं ऑफर कर पा रहा, जो डी करता है, कि क्योंकि एक्चुअली कहानी क्या है, द जर्नी इज ऑफ the females who were able to create better situation and overcame the obstacles, right? So which is a better answer between B and D, because again it's an umbrella statement। चलिए, so now let's see the next question, please try this। सो द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, तो मतलब ऑथर की टोन क्या थी, ठीक है। तो अगेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आप वापस चले जाइए जहाँ पे टोन का जिक्र हुआ है, जहाँ पे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की बात हुई है। तो जब आप पैराग्राफ पे आएंगे तो वहाँ पे क्लियरली स्टेटेड है कि जो मेन थे, सी यहाँ पर, making matters worse for the rank of Lowell mill girls was that male workers, already threatened by machines that replaced the work of skilled craftsmen with that of unskilled hirelings, often viewed female laborers as dealing with another blow to men's status। यानी कि ऑथर यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पैथी शो कर रहा है कि वो बेचारे डरे हुए थे, उनको उनके स्टेटस पे एक दूसरा ब्लो फील हो रहा था, राइट। सो समहाउ द ऑथर इज मोर और लेस कंसर्न्ड, ठीक है। तो आप कंसर्न्ड वाला आइडिया लेकर ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, राइट। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ऐसे प्रिसाइज वर्ड्स तक तो प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, बट कंसर्न था या पॉजिटिव था, इस तरीके का आप एक अपना आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो डिसमिसिव तो नहीं था, डिसमिसिव तो डिस से ही अगर आपको पता चल रहा है नेगेटिव वर्ड है। कंडेमनेटरी होता है टू क्रिटिसाइज सीवियरली, तो कंडेम भी नहीं कर रहा। हमारे पास दो चॉइसेस बचती हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो अब हम कैसे जजमेंट लेंगे, बाय सीइंग दीज अटैच वर्ड्स। तो जो डी चॉइस है बोलती है कॉशियसली, कॉशियस होता है केयरफुल रहना, राइट। तो केयरफुली तो कुछ ऑथर अप्रूव नहीं कर रहा, राइट। तो केयरफुल वाला आइडिया हम पैसेज से सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एम्पैथेटिक था, मतलब सद्भावना का उसके इमोशन था, राइट। ही वाज कंसर्न, सो सी इज अ गुड चॉइस टू pick, right? So bus this brings us to the end of the discussion, right? I hope you really enjoyed solving various questions and you got the confidence and clarity, and what you have to do is you have to continue working hard, stay consistent, and take very good care of yourself. I'll see you very, very soon. All the best. Take care.